वह नहाता था। जैसे ही वह गुसलखाने में गया, इसने दरवाजा आहिस्ता सा बंद किया और नहाने लगा। दरवाजे में कोई कूड़ी नहीं थी। मैं वहां सिर्फ अपनी लंगोटी में था और ऊपर कुछ पहने हुए नहीं था। वो सुबह की धूप में खड़ा होकर अपने बाल संवारने लगा। मेरी नजरें इससे हटी ही नहीं। उसे देखकर मुझे अहमद की बहुत याद आ रही थी। पहली बार मेरे दिल में अपने ही देवर के बारे में ऐसे ख्यालात आ रहे थे। मेरे अंदर की आग की वजह से मैं खुद पर काबू खो रही थी। आसिफ अपने काम में लग गया था और मैं देखना था कि आसिफ मुझे नोटिस करता है या नहीं। जैसे ही मैं उसके सामने गई और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसने थोड़ी देर मुझे देखा। फिर जैसे ही मेरी नज़र इस पर गई, उसने फौरन अपनी नज़र हटा ली। मैं समझ गई थी कि आसिफ की नज़रें कहाँ थी। मैं जानबूझकर काम करने के बहाने इसके सामने आने लगी। इसीलिए मैं जानबूझकर उसे छेड़ने लगी। शायद वह भी समझ रहा था कि मैं क्या चाहती हूँ। यह सिलसिला कुछ दिनों तक इसी तरह चलता रहा। मैं रोज जल्दी उठकर बाहर टहलने लगी। खास तौर पर बिलखाना के आसपास आसिफ भी अपने वक्त पर उठकर लिए वह गुसलखाने जाता था। एक दिन उसने अंदर जाने से पहले मुझे देख लिया कि मैं बाहर टहल रही हूँ। इसने जानबूझकर गुसलखाने का दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया। हालांकि उसे पता था कि मैं बाहर हूँ। शायद वह भी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं देख सकती थी कि वह सिर्फ अंडरवियर में ही नहा रहा था। इसका आधा जिस्म मुझे साफ नजर आ रहा था। जैसे ही इस मेरे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं उसके गुसलखाने का पानी बंद कर दूं। रात होते ही मैं छत पर चली गई और उसके गुसलखाने के नल को घुमाकर बंद कर दिया। साथ ही गुसलखाने के पाइप में हल्का सा कंठ लगा दिया। पता चला अगर किसी ने पूछा कि गुसलखाने का नल ऊपर से किसने बंद किया, तो उन्हें बता सिक्कों के पाइप से पानी बाहर आ रहा था, इसलिए खाने की तरफ जा रहा था। मैंने इसे जाने दिया। जैसे ही इसने बाल्टी भरने के लिए नल चलाया, पानी नहीं था। फिर वह बाहर आ गया और मुझसे पूछने लगा, भाभी टंकी में तुम ही मैं नहा रहा था, गलती से मैं अंदर चली गई। इसे इस हालत में देखकर मेरी नजरें इससे हिट नहीं रही थीं। मैंने जल्दी से काम के बहाने अपने शौहर को बाहर भेज दिया। अब मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं गुस्सलखाने में वापस आई, अल्लाह, इसने तो सीधा मेरा नाम आयशा है और मैं 30 साल की हूं, दुखने में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हूं। लोग कहते हैं कि मैं किसी शादी की पहली रात अहमद ने मुझे बहुत तंग किया था। उनके प्यार और अपने अंदाज ने मुझे उनके और करीब कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता यह आदत बन गई। अब तो ऐसा हो गया था कि मेरे शौहर मुझे रोजाना प्यार करते थे और उससे मेरी ख्वाहिश और बढ़ती जा रही थी हमारे घर में। अहमद के अलावा उनकी उम्मी अब्बू और उनका छोटा भाई आसिफ रहता है। आसिफ तकरीबन 25 साल का था, पूरे 8 महीने का था। उनके जाने की खबर सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। जिस रात वह जाने वाले थे, मैंने अपनी पेशानी उनके सामने जाहिर की। अहमद, तुम 8 महीने के लिए जा रहे हो? अब तुम्हारे बगैर मुझे नींद कैसे आएगी? अहमद ने मुझे गिले लगा लिया और कहा, मेरी आयशा, मेरा जाना जरूरी है। मैं खुद भी उदास हूं। मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता, मगर क्या करूं? नौकरी है, काम तो करना ही है। अहमद की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। इस रात अहमद ने मुझे सुबह 8 बजे तक नहीं छोड़ा। बहुत परेशान कर दिया था। अहमद के जाने के बाद मैं उदास रहने लगी और एक बेचैनी सी अपने जिस्म में महसूस होने लगी। मैं रातों को बेकरार रहती थी, यह अहमद के जाने के बाद। तीसरी रात थी, मुझे अहमद की बहुत याद आ रही थी। मेरे जिस्म की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर मैं बेचैन होकर कमरे से बाहर निकल आई। हमारा घर 2 मंजिला था। मेरा कमरा ऊपर था, जबकि सास और ससुर का कमरा नीचे आ गई। फिर जब मैं अपनी सांस रही थी, मुझे पता था कि अंदर क्या हो रहा है। मुझे बहुत देखने का दिल कर रहा था, नहीं मालूम क्यों, लेकिन मैं सीढ़ी रूम से एक स्टूल लेकर ऊपर वाली छोटी खिड़की से देखने का सोच रही थी। लेकिन शायद इससे काम नहीं बन पाता। मैं वहां से कम से कम 10 मिनट तक उनकी आवाजें सुनती रही। मेरा बेचैनी बढ़ रही थी, मेरा गला खुश हो रहा था और मैं बावर्ची खाने में पानी पीने जाने लगी कि बावर्ची खाने में आते ही मेरी नजर मेरे देवर
आसिफ पर पड़ी। वह बावर्ची खाने में ही सो जाता था। मैंने पहले कभी आसिफ को ऐसे नहीं देखा था। इसकी लंगोट थोड़ी सी खिसक गई थी और उसकी रान साफ नजर आ रही थी। मैं कुछ देर उसे घूरती रही और फिर वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगा था। यह मेरे शौहर के बगैर पहली रात थी और मैं सोच रही थी कि बाकी दिन कैसे गुजारूंगी। यूं सोचते सचते नींद आ गई। पता ही नहीं चला, सुबह हो चुकी थी। अब मैं बावर्ची ची खाने। मैंने जवाब दिया, सास ओमी से पूछ लो। और वह उनसे पूछने के लिए चला गया। ले गया। आसिफ थोड़ा सा कटा फटा लड़का था। देखने में सिया था, लेकिन उसकी हड्डियां काफी मजबूत थीं। अगले दिन सुबह में उठकर बाहर टहल रही थी कि अचानक आसिफ नजर आ गया, जो नहाने जा रहा था। हमारे घर के बाहर ही एक गुसलखाना था और वह नहाता था। जैसे ही वह गुसलखाने में गया, इसने दरवाजा आहिस्ता सा बंद किया और नहाने लगा। दरवाजे में कोई कुड़ी नहीं थी। मैं वहां ही सिर्फ अपनी लंगोटी में था और ऊपर कुछ पहने हुए नहीं था। वह सुबह की धूप में खड़ा होकर अपने बाल संवारने लगा। मेरी नजरें इससे हटी ही नहीं। उसे देखकर मुझे अहमद की बहुत याद आ रही थी। पहली बार मेरे दिल में अपने ही देवर के बारे में ऐसे ख्यालात आ रहे थे। मेरे अंदर की आग की वजह से मैं खुद पर काबू खो रही थी। जैसे ही इस मेरे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं उसके गुसलखाने का पानी बंद कर दूं। रात होते ही मैं छत पर चली गई और उसके गुसलखाने के नल को घुमाकर बंद कर दिया। साथ ही गुसलखाने के पाइप में हल्का सा कंठ लगा दिया। पता चला, अगर किसी ने पूछा कि गुसलखाने का नल ऊपर से किसने बंद किया, तो उन्हें बता, सिक्कों के पाइप से पानी बाहर आ रहा था, इसीलिए खाने की तरफ जा रहा था। मैंने इसे जाने दिया। जैसे ही इसने बाल्टी भरने के लिए नल चलाया, पानी नहीं था। फिर वह बाहर आ गया और मुझसे पूछने लगा, भाभी टंकी में तुम